आपके साथ हेमंत कुमार। अब की बार नमाज में नया रिवाज देखने को मिला। अलविदा जुमे की नमाज में काली पट्टी ने सबका ध्यान खींचा। नमाजियों ने क्यों अपने हाथों पर काली पट्टी बांध रखी थी? क्यों विरोध के तौर पर देखा जाने वाला काला रंग मस्जिदों में नजर आया? सियासी तनाव के बीच क्या ये कोई दांव था? देखिए ये खास रिपोर्ट। आज रमजान के अलविदा जुमा की नमाज में नया रिवाज देखने को मिला। आज कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें नमाजी काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करते नजर आए। ये काली पट्टी विरोध के लिए बांधी गई थी। विरोध वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ था और ये विरोध हुआ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर। दरअसल ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन बिल के विरोध के लिए अलविदा जुमे का दिन चुना ताकि मौके को भुनाते हुए सरकार के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश की जाए। देखिए, ये लोकतंत्र के अंदर ये एक रास्ता है अपने विरोध को प्रकट करने का। तो हमने आज पूरे मुल्क के मुसलमानों से ये अपील की है कि चूंकि हम इस सिलसिले में कई कोशिशें कर चुके हैं, घृणा फैलाने का काम कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला जो समाज को धर्म के आधार पर बांटने का काम कर रहे हैं, क्या लोगों को दिखाई नहीं देता? काली पट्टी बांध करके किसके खिलाफ प्रोटेस्ट? जब आप जा रहे हैं एक प्रार्थना करने गॉड के या अल्लाह के नाम और उस समय आपसे कहा जा रहा काली पट्टी बांधिए, तो उनके खिलाफ मतलब काली पट्टी बांध करके आप प्रेयर ऑफर करने के लिए कह रहे हैं या देश में अव्यवस्था फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में भी वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नए रिवाज के साथ यानी कि काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद, हिमायत शरिया जितनी बड़ी तंजीमें हैं, उन्होंने एक आह्वान किया था शांतिपूर्वक अपने बाजुओं में काली पट्टी बांधने को लेकर, जो बिल अमेंडमेंट बिल के खिलाफ है। तो शुरू से आ रहा है जो औकाफ में दे दी गई है संपत्ति, उसको अभी लेने से कोई मतलब थोड़ी है। आज हमारा विरोध शांतिपूर्वक है काली पट्टी को बांध को लेकर, और हम बिल अमेंडमेंट बिल का विरोध करते हैं। वक्फ बिल पर विरोध को लेकर एमपी में सियासी माहौल गर्मा गया है। बीजेपी का कहना है कि वक्फ की जमीन पर मुस्लिम समाज के कुछ लोगों का ही कब्जा है, जिससे मुस्लिम समाज के गरीब वर्ग का कोई फायदा नहीं होता। सरकार जमीन अपने कब्जे में लेगी और उन गरीबों का भला करेगी। उधर कांग्रेस का आरोप है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमेशा मुसलमानों के हित के लिए काम करता है। सरकार हमेशा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को दबाने की कोशिश करती है। वक्फ के संरक्षण का काम हो या मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए जो संस्थान हैं उनके संरक्षण का काम हो, वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो नेतृत्व में है होता है। अगर उन्होंने कोई मांग की है तो वह अक्रॉस द पार्टी लाइन मांग है। जो लोग बीजेपी के ऐसे विरोधाभास जिसमें कानून में हो, जिसमें विवादास्पद चीजें डाली गई हों, ऐसे कानून का विरोध करते हैं अपने वक्फ बोर्ड की रक्षा करने के लिए, समुदाय के लोग वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में जो एक मुहिम छेड़ी है उसका हिस्सा बनेंगे। मोदी जी ने उन गरीब मुसलमानों के बारे में सोचा है जो बिलो पावर के नीचे रहते हैं, कि उनका भी उद्धार हो और करोड़ों जो लाखों एकड़ जो भूमि पड़ी है वक्फ की, ये भूमि लेकर गरीब मुसलमानों के मकान बनाए जाए, दुकान बनाए जाए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जाए, शिक्षा के लिए स्कूल कॉलेज खोले जाएं, अस्पताल खोले जाएं। तो मुझे लगता है जो तथाकथित बड़े मुसलमान लीडर है या जो मुसलमानों के नाम पर नेतागिरी करके अपना पेट भरते हैं, उनको थोड़ा दर्द जरूर होगा। नमाज के बहाने सियासत चमकाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि अगर वक्फ संशोधन विधेयक सदन में पारित हो गया तो मस्जिद, दरगाह, मदरसे, कब्रिस्तान और कई अन्य संस्थान मुस्लिमों के हाथ से चले जाएंगे। उधर बीजेपी के मुताबिक ये बिल हक छीनने के लिए नहीं बल्कि हक दिलाने के लिए लाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां नगर निगम जयपुर को पुनर्गठित करने का फैसला किया गया है। स्वायत्त शासन विभाग ने अधिसूचना इसे लेकर जारी कर दी है। निगम हेरिटेज और ग्रेटर को अब एक निगम किया गया है।
दोनों निगमों के इलाकों को एकीकृत किया गया। अब जयपुर में एक ही नगर निगम होगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की, और इसे लेकर के स्वायत्त शासन विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। नगर निगम जयपुर से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। आपको बता दें कि अब दोबारा से जयपुर में एक ही नगर निगम होगा। इसे लेकर स्वायत्त शासन विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रोशन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रोशन, स्वायत्त शासन विभाग ने यह बड़ा फैसला करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है नगर निगम को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए स्वायत्त शासन विभाग से कहा जा सकता है कि ये जो बड़ी खबर है, राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन जो है नवंबर 2025 में होने हैं। ऐसे में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जयपुर के अंदर कहा जा सकता है कि जयपुर ग्रेटर और जो जयपुर हेरिटेज नगर निगम का गठन किया था, लेकिन अब कहा जा सकता है कि दोनों नगर निगमों को एकीकृत करने के लिए स्वायत्त शासन ने इस संबंध में जो आदेश है तो वो जारी कर दिया है। यानी अब कहा जा सकता है कि जो आगामी जो चुनाव होंगे वो जयपुर ग्रेटर और जो जयपुर नगर निगम है उन्हें एकीकृत करते हुए जो सीमा विस्तार है उसके मद्देनजर कहा जा सकता है कि अब भविष्य में जयपुर के अंदर केवल और केवल एक नगर निगम होगा। बिल्कुल, अब कब से ये लागू हो जाएगा? जो स्वायत्त शासन विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है, क्या जब आने वाले चुनाव होंगे तभी से लागू होगा? जी बिल्कुल, देखिए कि कहा जा सकता है कि नवंबर 2025 में प्रदेश के जो तमाम नगरीय निकाय हैं उनके चुनाव होने हैं, और ऐसे में कहा जा सकता है कि जो आगामी चुनाव होगा इसी अधिसूचना के आधार के ऊपर कहा जा सकता है कि जो अब जो वार्डों का जो परिसीमन है वो किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक नगर निगम के आधार के ऊपर जो है ये जो निकाय जो चुनाव होंगे, इस संबंध में कहा जा सकता है कि स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश है। बहुत शुक्रिया रोशन, तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए। सांगा पर देश में जमकर हंगामा हुआ। सपा सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान को लेकर के जमकर आपस में पक्ष विपक्ष भिड़ते हुए नजर आए। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी से लेकर पूरे विपक्ष को घेरा, तो कांग्रेस ने सपा सांसद को डिफेंड करने की कोशिश करते हुए राणा सांगा पर लड़ाई को दलितों से जोड़ने की कोशिश की। इस पर संसद में और ज्यादा हंगामा खड़ा हो गया। ये रिपोर्ट देखिए। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। महाप्रतापी महायोद्धा महाराणा संग्राम सिंह यानी राणा सांगा को गद्दार बताने वाले समाजवादी पार्टी के नेता रामजीलाल सुमन के बयान पर सियासी भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा। आज संसद के दोनों सदनों में रामजीलाल सुमन के विवादित बयान का मुद्दा गूंजा और ऐसी गूंज सुनाई दी कि राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सदन में नारे लगने लगे। राणा सांगा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राणा सांगा को गद्दार बताने वाले बयान पर विपक्ष को घेरा और उपसभापति से कहा कि अगर विपक्ष राणा सांगा को देश का हीरो मानता है तो रामजीलाल सुमन के बयान का खंडन करे। इस पर नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रामजीलाल सुमन के घर पर हुए हमले को दलित अत्याचार से जोड़ दिया, जिस पर बीजेपी भड़क गई और ऐलान कर दिया कि जब तक रामजीलाल सुमन और कांग्रेस पार्टी दोनों एक साथ खड़े होकर माफी नहीं मांगेंगे तब तक बीजेपी समझौता नहीं करेगी। देश का हीरो को अगर इंसल्ट करता है तो मैं नहीं मानता हूं कि ये मुद्दा सिर्फ हमारे रामजीलाल सुमन जी का अकेला का है। वो बहुत सीनियर एमपी है, हम लोग लोकसभा में भी साथ रहे हैं, कई साल पहले भी यहाँ आए हैं। इसको मैं इज्जत देता हूं व्यक्तिगत तौर पर, एक साथी के तौर पर। लेकिन जो राणा सांगा को लेकर के जो वक्तव्य दिया, अगर यहाँ से हटा भी दिया, वो बाहर सोशल मीडिया और न्यूज में तो वो तो बिल्कुल चल रहा है और सुन के किसी को कैसे मंजूर होगा जो भाषा और जिस लहजे में माननीय सदस्य जी ने राणा सांगा के बारे में बोला है। इन्होंने वो मुद्दा उठाकर एक पे जान मारने की कोशिश करते हैं, उसके घर पे जाते हैं और उसकी गाड़ी तोड़ते हैं, घर तोड़ते हैं। ये अपमानजनक जो दलितों के खिलाफ हो रहा, ये कभी नहीं सहन करेंगे। जो कुछ उन्होंने कहा था सोच समझ के कहा था,
होशो हवास में कहा था, नियोजित तरीके से कहा था, और यह जो संपूर्ण इंडी ठगबंधन है, ये इस इंडी ठगबंधन की मानसिकता को द्योतक करता है। राज्यसभा में खड़गे के बयान पर सत्ता पक्ष के सांसदों ने हंगामा और तेज कर दिया। इसके बाद कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने राणा सांगा को देश का हीरो बताते हुए कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि राणा सांगा देश के हीरो थे। इसके साथ ही उन्होंने मुद्दा उठाया कि सदन में कोई विवादित बयान रिकॉर्ड से हटने के बाद उस पर दोबारा चर्चा नहीं की जाती है, लेकिन बीजेपी के लोग दोबारा राणा सांगा के मुद्दे पर सदन में चर्चा क्यों कर रहे हैं। इस पर उपसभापति ने सभी सांसदों को नसीहत देते हुए कहा कि सोशल मीडिया के जमाने में रिकॉर्ड को एक्सपंज करना सिर्फ सदन तक सीमित है, लेकिन सोशल मीडिया पर कोई भी विवादित बयान तेजी से वायरल हो जाता है। इसीलिए सांसदों की जिम्मेदारी है कि वो संवेदनशील मुद्दों पर बेहद सावधान होकर बोलें। There is always an occasion when we are carried away by emotion. We must be in rectification area. But our problem because of technology is that whatever we expunge is expunged only in our record. Social media gives attraction to it. I was a student of Sainik School Chittorgarh. The fort I used to see every day. And Rana Sanga was such a venerable figure. ये सारी लड़ाई औरंगजेब के नाम पर शुरू हुई थी, जो पहले हिंदू राजाओं को गद्दार कहने तक पहुंची, और अब इस लड़ाई को दलित मुद्दे से जोड़ा जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या विपक्ष की पूरी सियासत वोट बैंक को साधने के इर्द गिर्द घूम रही है और सब कुछ प्री प्लान तरीके से हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है। राजस्थान में महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय भरतपुर के कुलपति को निलंबित किया गया है। कुलपति प्रोफेसर रमेश चंद्र को निलंबित किया गया है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने उन्हें निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। राज्य सरकार के परामर्श के बाद कुलपति के निलंबन की कार्रवाई हुई है। संभागीय आयुक्त भरतपुर की जांच रिपोर्ट के आधार पर निलंबित करने की बात कही गई है। संभागीय आयुक्त भरतपुर द्वारा प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ आरोप प्रमाणित पाए गए। आपको बता दें कि छात्र संगठनों ने लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए ब्रिज विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचारों के मामलों को उठाया था। कुलपति प्रोफेसर रमेश चंद्र पर आरोप था कि उन्होंने ब्रिज विश्वविद्यालय में नियुक्तियों में भारी फर्जीवाड़ा किया है। विश्वविद्यालय में करवाए जा रहे कार्यों में लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतों को लेकर छात्र संगठनों ने कई बार राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा था और आखिरकार कुलपति पर कार्रवाई की गई।